आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रिज। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप BARC या फिर NPCIL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन एग्जाम पे इसी टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर A से नगर B तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है, तो हमें पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी थी ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम नगर A और नगर B को ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नगर A मान लिया और यहाँ पे हमने मान लिया नगर B। तो क्वेश्चन पे बोला है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर A से नगर B तक, यानी कि A से B तक किस रफ्तार से जाता है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है वापस किस रफ्तार से लौटता है, यानी कि B से A तक किस रफ्तार से लौटता है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें क्या करना है कि औसत चाल ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग को औसत चाल की फॉर्मूला पता होगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग सोचें और बताएं। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा कि औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे x और y तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नगर A से B तक की औसत चाल को x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 63 किलोमीटर प्रति घंटा और y को हमने क्या मान लिया, यानी कि नगर B से नगर A तक की चाल को हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या करते हैं, औसत चाल के फॉर्मूले पे x और y की वैल्यू को रख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल बराबर 2x की वैल्यू को हमने क्या माना था, 63, y की वैल्यू को हमने क्या माना था, 42, और इसके बाद क्या था, x प्लस वाई, यानी कि 63 प्लस 42। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 63 और 42 को आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 63 इंटू 42 और यहाँ पे आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 21 से इसे काट देते हैं। तो बताइए कितना कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 पंचे 105 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 21 तियाँ 63। अब क्या करते हैं, 2 3 6 और 42 का आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 42 का आपस में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 252 और बटे में 5 तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या रहेगा, औसत चाल। तो आप सभी लोग बताएं अब औसत चाल कितनी आएगी। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 25, यहाँ पे 0 बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 को 20, यानी कि 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 हो तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। यदि आपने हमारी उनसे रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके मैथ्स की सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो आप सभी लोग बताएं इसकी बीच वाली संख्या कितनी आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीच वाली संख्या। आप सभी लोग सोचें और बताएं यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या आ सकती है। तो आप सभी लोग का आंसर रहेगा, बीच वाली संख्या रहेगी 1350 बटे 3, यानी कि जब हम 1350 में 3 का भाग दे देंगे
तो हमें बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 450। अब क्वेश्चन पे बोला सबसे छोटी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे छोटी वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, जो बीच वाली संख्या है ना उससे हमेशा एक को घटा देते हैं। आई रिपीट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या में से एक को घटा देंगे तो सबसे छोटी आ जाएगी, और यदि एक को जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 450 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 449। इसी टाइप से सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग बताएं। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा 450 में यदि हम एक को जोड़ देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 449, और सबसे बड़ी संख्या आ गई 451। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है इनका योग कितना होगा, हमें बताना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। आप सभी लोग सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बोला है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो अभी हमें कितना पता था, सबसे छोटी संख्या कितने थे, 449, और सबसे बड़ी संख्या कितने थे, 451। और क्वेश्चन पे क्या बोला, इनका योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो आप सभी लोग इनको जोड़ने तो कितना आएगा, इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा लगभग 900, यानी कि 900 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि किसी कस्बे की जनसंख्या 4000 है, जिनमें से 3000 लोग अंडे खाते हैं, 2000 लोग मांस खाते हैं तथा 1500 लोग अंडे व मांस दोनों खाते हैं। इस कस्बे में शुद्ध शाकाहारी लोग कितने हैं, हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किया होगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी कस्बे की टोटल जनसंख्या कितनी है, 4000 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल पॉपुलेशन। दोस्तों आप सभी लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट पे लिखूंगा। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4000 है। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है 3000 लोग अंडे खाते हैं। क्या बोला है, 3000 लोग अंडे खाते हैं तथा 2000 लोग मांस खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंडे को ई से डिनोट करूँगा, ये मतलब एज। ठीक है, तो अंडे कितने लोग खाते हैं, 3000 लोग अंडे खाते हैं। ठीक है, इसके बाद मांस कितने लोग खाते हैं, मांस को हम एम से डिनोट करेंगे। तो मांस कितने लोग खाते हैं, 2000 लोग खाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है 1500 लोग अंडे व मांस दोनों खाते हैं। तो हमें बताना है इस कस्बे में शुद्ध शाकाहारी लोग कितने हैं। तो हम यहाँ पे वेजिटेरियन लिख देंगे, वेजिटेरियन यानी कि भी से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ पे वेजिटेरियन आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है 1500 लोग अंडे व मांस दोनों खाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का सिंबल लेंगे। अब क्या करेंगे, अंडे खाने वाले लोग व मीट खाने वाले लोग, ठीक है, इनको आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे वेजिटेरियन को हमें पता नहीं है वेजिटेरियन कितने हैं, जबकि अंडे व मांस खाने वाले लोग कितने हैं, 1500 हैं। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताएं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000 और 2000 कितना आ गया, 5000। 5000 में से यदि हम 1500 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3500। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, वेजिटेरियन। और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4000 है। आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो आप सभी लोग बताएं अब वेजिटेरियन कितने आएंगे। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा वेजिटेरियन बराबर 4000 माइनस 3500, यानी कि वेजिटेरियन लोगों की संख्या कितनी है, 500, यानी कि शाकाहारी लोग कितने हैं, 500 लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया तो छूट की दर कितने प्रतिशत थी, हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 80 रुपये के छाते को 68 रुपये में बेचा जाता है। तो आप सभी लोग बताएं इसमें छूट कितने मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छूट की राशि।
यानी कि डिस्काउंट की राशि कितनी हो जाएगी, तो 80 माइनस 68, यानी कि 12 रुपये जो है तो हमें छूट की राशि प्राप्त होगी। तो हमें बताना है कि छूट की दर कितने प्रतिशत होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ और हानि की गणना किस मूल पर की जाती है, हमेशा क्रय मूल पर की जाती है। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छूट की दर बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/80 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे जो 80 है ना, यही यहाँ पर क्रय मूल का काम करेगा। तो आप सभी लोग बताएं यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 20×5 100, 20 को 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। यदि हम 3 और 5 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 15%। यानी छूट की दर कितने प्रतिशत आ गई, 15%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में है तथा शेष का 1/3 भाग 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप सभी लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, हमें खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि खंभे की लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक ये जो है तो एक खंभा है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है किसी खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में है, यानी जो खंभा है इसका 2/5 भाग जो है तो कीचड़ में है, यानी कि इतना भाग जो है तो कीचड़ में है। तो हमने मान लिया कि इसका 2/5 भाग कीचड़ में है। ठीक है, इस लंबाई का 2/5 भाग कीचड़ में है, तो शेष भाग कितना कहला जाएगा, शेष भाग कहला जाएगा 3/5। चलिए इसे एक बार लिख के समझा देते हैं। खंभे की लंबाई कितनी है, एल है, और कीचड़ में भाग कितना कहला जाएगा, कीचड़ में भाग, कीचड़ में खंभे का भाग कहला जाएगा 2/5 एल, जो हमने यहाँ पास अभी ज्ञात किया था। इसके बाद शेष भाग कितना कहला जाएगा, शेष भाग जो कीचड़ में नहीं है। तो शेष भाग आप सभी लोग बताएं। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा, यदि हम खंभे की पूरी लंबाई में से कीचड़ वाले भाग को घटा देते हैं तो खंभे का शेष भाग पता चल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5L - 2L/5, यानी कि 3/5L जो है तो शेष भाग कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल में कितना प्रतिशत भाग होगा हमें ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जल में भाग। ठीक है, जल में कितना भाग आएगा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अभी शेष कितना आया था, शेष आ गया था, शेष भाग कितना था 3/5L, जो अभी मैंने ज्ञात किया था ना, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन पे बोला है शेष का 1/3, तो हम यहाँ पे करते हैं शेष कितना था 3/5L, इसका 1/3 कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएं। तो इसका 1/3 आ जाएगा L/5। ठीक है, यानी कि जो L/5 है जल में भाग है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या बोला है, 6 मीटर जल के ऊपर है, शेष का 1/3 भाग 6 मीटर जल के ऊपर है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जल के ऊपर का भाग, जल के ऊपर का भाग कितना आ जाएगा, तो जल के ऊपर का भाग कहला जाएगा, अभी हमने शेष भाग कितना निकाला था 3/5L, और ऊपर का भाग कितना कहला जाएगा, ऊपर का भाग कहला जाएगा 2/3। क्वेश्चन पे तो यही बोला है, तो 2/3 जो है तो ऊपर का भाग कहलाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5L। ठीक है, यानी जल के ऊपर का भाग कितना कहलाएगा 2/5L, और इसकी वैल्यू कितना बोला गया है 6 मीटर जल के ऊपर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2/5L बराबर 6। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। तो बस आप इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L बराबर 6 × 5, तिरिया गुणा करा देते हैं और यहाँ पे 2 लिख दिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक है, यानी कि खंभे की लंबाई कितनी आ गई 15 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे
ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, सेक थीटा -1 बटे सेक थीटा +1 की वैल्यू कितनी होगी, हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग बताएं, सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं। आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, तो सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा -1 और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा +1, इतना आ जाएगा। बस आप सभी लोग इसे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पूरे का बटे रहेगा ये वाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे के बटे में कॉस थीटा रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी पूरे के बटे में रहेगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गए, तो कितना यहाँ पे बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई सेक थीटा -1 बटे सेक थीटा +1। इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हालांकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कराया था, तो आई होप आप सभी लोग से बनता होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा स्कूल से घर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट रहा है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितने थे, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, औसत चाल को ज्ञात करना है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बताया था, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व कर रहे हैं। तो औसत चाल का फार्मूला मैंने क्या बताया था, आप सभी लोग को याद होगा। औसत चाल का फार्मूला मैंने बताया था 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति घर से स्कूल, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे घर बना दिया और यहाँ पे हमने बना लिया स्कूल, ठीक है। तो घर से स्कूल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और स्कूल से घर किस रफ्तार से चलता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमें क्या करना है, औसत चाल को ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं घर से जब स्कूल जाता है तो उसकी चाल x मान लेते हैं, और जब स्कूल से घर आता है तो उसकी चाल को हम मान लेते हैं y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इसी फॉर्मूले पे मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 2 और यहाँ पे आ गए 5, और यहाँ पे हमने लिख दिया एवरेज स्पीड यानी कि एवरेज चाल। तो बताइए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/5। तो 12/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12/5 को अपन लिख सकते हैं 5 दूनी 10, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल किसी हौज को 15 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने हालांकि करा दिया था, लेकिन फिर भी इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल उसी हौज को 15 घंटे में भरता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। बहुत ही ईजी है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था और एलसीएम प्रोसेस वाली विधि भी बताया था। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो जब भी दोनों को एक साथ करने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे x × y और यहाँ पे लिख देंगे x + y, जब दोनों को एक साथ कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समय, ठीक है, यहाँ पे समय बोला है ना, कितने घंटे में भरेगा, यानी कि हमें समय को ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू को हम मानेंगे 10 और y की वैल्यू को हम मानेंगे
15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 × 15 और यहाँ पे आ जाएगा 10 + 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 150 में यदि हम 25 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल किसी हौज को 15 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने घंटे में भरेगा, यानी कि हमें समय को ज्ञात करना है। यदि हम पहले नल को ए मान लेते हैं जो कि कितने घंटे में भरता है 10 घंटे में भरता है, और दूसरे नल को हम बी मान लेते हैं जो कि कितने घंटे में भरता है 15 घंटे में भरता है, और टोटल हौज में कितना पानी आएगा आप सभी लोग बताएं। तो टोटल हौज में पानी आ जाएगा 30, यानी कि 15 और 10 का एलसीएम जो है तो टोटल हौज में पानी आ जाएगा। जब ए 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में ए कितना पानी भरेगा 3 भरेगा और बी कितना भरेगा 2 भरेगा। अब क्या करते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसी 5 का यदि हम टोटल पानी में भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 घंटे में पूरा हौज भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को जो भी मेथड सही लगे आप सभी लोग उसी मेथड से सॉल्व करिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि पिता पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:1 है, तो पिता की आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन पे क्या बोला पिता और पुत्र की औसत आयु। यदि हम पिता और पुत्र की कुल आयु निकालना चाहे तो कितने आएगी आप सभी लोग बताएं। तो क्वेश्चन पे बोला है औसत आयु बताई गई है, तो हमें बताना है कि उनकी कुल आयु कितनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिता व पुत्र की कुल आयु। कुल आयु कितनी कहला जाएगी आप सभी लोग बताएं। तो कुल आयु कहला जाएगी 28 × 2 = 56 वर्ष, यानी कि दोनों की आयु का योग कितना कहला जाएगा 56 वर्ष। यहाँ पे पर एक के लिए बताया गया था, यानी कि औसत आयु है 28 वर्ष, तो हमने यहाँ पे कुल आयु को ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन पे क्या बोला, यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:1 है तो पिता की आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो आप सभी लोग जानते होंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं पिता की आयु याद करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु बराबर, तो यहाँ पे टोटल आयु लिखेंगे। टोटल आयु कितनी है 56 वर्ष है, और किसकी आयु ज्ञात करना है हमने पिता की आयु को ज्ञात करना है। तो अनुपात कितना है पिता के लिए 3 है, और इन्हीं अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि 3 + 1 यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 × 3/3 + 1, ठीक है ना। पिता के लिए सबसे पहला अनुपात कितना 3 है और पुत्र के लिए कितना 1 है, तो इन दोनों का अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं। और हमें क्या करते हैं यहाँ पे कर रहे हैं पिता की आयु। तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी आप सभी लोग बता दें अब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 × 3/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 4 और यहाँ पे आ जाएगा 14 × 56। तो 14 और 3 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि पिता की आयु कितनी आ गई 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है 1:4 है। यदि उनका कुल मूल्य कितना हो 200 रुपये हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कई बार सॉल्व किया था, और मैंने आपको बताया था जो भी पैसे दिए रहते हैं उनको रुपए में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम 50 पैसे को क्या लिखेंगे आप सभी लोग बताएं। तो 50 पैसे को हम लिखेंगे 50 पैसे में यदि हम 100 पैसे का भाग दे देते हैं तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। इसी टाइप से 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं 25/100, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे 1/2 रुपये, और 25 पैसे को क्या लिखेंगे 1/4 रुपये। अब क्वेश्चन पे क्या बोला 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 1:4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी x आ जाएगी। इसी टाइप से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 4x आ जाएगी। और मैंने बताया था 50 पैसे को हम हमेशा क्या लिखेंगे 1/2 रुपये में कन्वर्ट करके।
इसी टाइप से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 4x। क्वेश्चन पे दिया है अनुपात कितना है 1:4 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x आ गई, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 4x आ गई, और रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x/2। इसी टाइप से हम क्या करेंगे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 4x है, और जब हम इसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x/4। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इनका कुल मूल्य कितना है 200 है। तो क्या करना है इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 4x/2 और यहाँ पे लिखेंगे 4x/4 और यहाँ पे 200 तो दिया ही है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x + 2x और यहाँ पे कितना आ जाएगा x बस आ जाएगा, और यहाँ पे 200 तो दिया ही है, तो 2 1 3 और 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x = 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 50। इतना आ गया ना। अब हमें क्या करना है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितने थे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या को हमने माना था 4x। हमने यही माना था ना, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या को हमने माना था 4x। तो x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू अभी आई है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 4 का आपस में गुण हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता 2:3 है। यदि सुरेश अकेला एक काम को 16 दिन में करे तो नरेश उसे कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप सभी लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या रहेगी y × n/x। बस आप सभी लोग इतना याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा y/x × n। ठीक है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x और x y और n क्या है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अनुपात क्या है 2/2:3। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि x/y है, यानी कि x/y की वैल्यू कितनी है 2/3 है। ठीक है, और n को हम क्या मानेंगे जो भी दिन दिया रहेगा, तो n की वैल्यू कितनी है 16 है। तो यहाँ पे x/y दिया है, तो y/x क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो y/x आ जाएगा 3/2। इतना अपना को पता चल गया, और n की वैल्यू तो दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 × n की वैल्यू कितनी थी 16 थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 8 को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि नरेश उस कार्य को कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 60 मीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है समय ज्ञात करना है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग बताएं। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यही होता ना। दूरी कितनी बताई गई है जो भी रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी, तो दूरी यहाँ पे कितनी है 750 मीटर है, और यहाँ पे चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 750/60। लेकिन आप सभी लोग को एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे मीटर पे बोला है। ठीक है, मीटर पे बोला, और ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे पे दी हुई है। तो हम इसे क्या करेंगे किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि हम चाल में 5/18 का गुणा करा देते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताएं इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50/3 मीटर प्रति सेकंड, और ये यहाँ पे मीटर पे तो दिया ही था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 750/50/3, और यहाँ पे समय तो लिखा था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 750 × 3 और यहाँ पे 50 रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करें,
तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 और 3 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 45 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129 है। दोनों में कितने का अंतर है, सिर्फ 9 का अंतर है। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ में आ गए ना। यानी कि दोनों में कितने का अंतर है 120 और 129 में कितने का अंतर है, सिर्फ 9 रुपये का अंतर है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ब्याज की दर निकालना है। तो आप सभी लोग बताएं 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना आएगा। आप सभी लोग बताएं 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा। तो आप सभी लोग का सिंपल सा जवाब रहेगा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा 60 रुपये। बस यह जो 60 रुपये है मूलधन का काम करेगा। ठीक है ना। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 60 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9/60 × 100 और यहाँ पे लिख देंगे दर बराबर। ठीक है, तो दर बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में अंतर कितना था 9 का था और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे × 100। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। तो बस आपको को इसे सॉल्व बस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 3 और 5 का यदि आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 15%। यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई 15% आ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग स्वयं बताएं। आप सभी लोग जानते होंगे कि केंद्रक त्रिभुज की मध्यिका को हमेशा 1:2 में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने शून्य की खोज की थी। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत देश ने शून्य की खोज की थी। बहुत ही ईजी था। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन संख्या में 43 को कैसे लिखेंगे। आप सभी लोग रोमन संख्या तो जानते होंगे। जैसे हम 1 को क्या लिख सकते हैं रोमन संख्या पे इस टाइप से लिखते हैं, 2 को इस टाइप से लिखते हैं। तो आपको बताना है कि उसी टाइप से 43 को क्या लिखेंगे। तो उसी टाइप से 43 को लिखेंगे XLIII। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।